हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 बीएसटी क्लास 11 का, जिसका नाम है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। कुछ बुक्स में इसका नाम बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स भी दे रखा है ना। हमने ये बात पहले भी की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम चेंज है, कंटेंट सारा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा नाम से। इसके अंदर आज हम लोग करने वाले हैं हमारा पार्ट 5। ऑलरेडी 4 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरे के पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डिस्कस कर ली थी। सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस कर ली थी। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सोशल एक्टिविटी। ठीक है, सोशल एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। और हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि इसका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस क्यों प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, बिजनेस को क्यों प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, ये हमारा आज का मेजर कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफरेंस पढ़ा था। और जब हम लोग बिजनेस की बात करते हो, बिजनेस के अंदर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस के अंदर हमारे क्या थे, बिजनेस के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आती है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, ये सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, इंडस्ट्री आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आ जाता है। तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी कि बिजनेस जो चलता है उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखो, एक सिंपल सी बात समझो, स्टार्टिंग कुछ भी करने से पहले एक सिंपल बात समझो। आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो बिजनेस करोगे कहाँ, मार्केट में। मार्केट में कौन होगा, कस्टमर। और कस्टमर कहां से आते हैं, आपकी सोसाइटी से। हाँ या ना। आप बिजनेस करने के लिए क्या चाहते हो, रॉ मटेरियल या रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आपको कहां से मिलेंगे, सोसाइटी से। तो एक बिजनेस के जितने भी इनपुट होते हैं वो उसे सोसाइटी से ही मिलता है, और बिजनेस को अपना सामान भी सोसाइटी को ही बेचना होता है। तो इसीलिए बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी ऑब्लिगेटेड होती है। एक बिजनेस जो होती है अपनी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए ऑब्लिगेटेड होती है। उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बिजनेस के लिए काम करे। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के बगैर तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। क्लियर। तो इसी के बारे में समझो इसे। तो हम लोग इसीलिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। क्या बोला हुआ है कि बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिना सोसाइटी के बिजनेस चल ही नहीं सकता, मतलब सोसाइटी रहेगी तभी बिजनेस चलेगा। अब जंगल में जाकर के बिजनेस थोड़ी ना कर लोगे, जहां आपकी अकेले की दुकान है और 1000 किलोमीटर तक कोई रह ही नहीं रहा है और आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो वहां थोड़ी ना बिजनेस कर लोगे। जब तक सोसाइटी नहीं होगी बिजनेस कर ही नहीं सकते। इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल हो, लैंड हो, लेबर हो, कहां से मिलेगी ये सारी चीजें, आपको सोसाइटी से ही तो मिलेगी। ये प्रॉफिट जो बिजनेस है, इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी। यही बात मैंने बोली ना कि आपके लिए मार्केट, मार्केट में कस्टमर, कस्टमर कहां से आता है, सोसाइटी से। सो इट बिकेम ऑब्लिगेटरी, जो मैंने बोला कि एकदम एक ऑब्लिगेशन बन जाता है ऑन पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। यानी अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर, जो सब कुछ आपको सोसाइटी से मिल रहा है, काम आपको सोसाइटी के लिए करना है, तो आपको सोसाइटी को वैल्यू देनी पड़ेगी और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने ऊपर चार्ट के अंदर भी पढ़ा था, क्या है, क्वालिटी गुड। सबसे पहली बात तो अच्छी क्वालिटी का गुड होना चाहिए। एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। देखो, कोई भी इंसान जो है उसे, हम लोग वैसे एक लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट, ये देखो, ये प्राइस को डिनोट कर रहा है और ये क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। तो एक सोसाइटी जो होती है, एक सोसाइटी के लिए ये बिजनेस का काम है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तो बनाए ही बनाए, लेकिन वो भी फेयर प्राइस पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस ले रहा है, नहीं, एक फेयर प्राइस पे। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ कंटिन्यूअस बेसिस टू कस्टमर। यानी ऐसा भी नहीं है कि आज रीजनेबल प्राइस पे और बेटर क्वालिटी दे तो रहे, लेकिन आज मिलेगा फिर आज के बाद 1 महीने बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है वो रीजनेबल क्वांटिटी जो भी है, और वो रेगुलर हो, वो कंटिन्यूअस हो। ऐसा नहीं कि आज दे दिया फिर अगले महीने आना, फिर अगले महीने आना, नहीं, ऐसा नहीं। रेगुलर वो चीज मिले, कंटिन्यूअस बेसिस पे वो चीजें मिले कस्टमर को। तो क्या होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी, प्राइस फेयर, कम नहीं बोलूंगा, फेयर,
और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी गुड और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये चार चीजें याद रखना कि अच्छी क्वालिटी की फेयर प्राइस पे रीजनेबल क्वांटिटी कंटिन्यू प्रोवाइड करवाई जाए, ये पहला ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हमें कैसे पता चलता, क्वालिटी के बारे में कैसे पता चलता है, हमारे कुछ आईएसआई मार्क्स हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट के लिए एफपीओ का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आईएसआई वगैरह का हो, या फिर हॉल मार्क हो ज्वेलरी पे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, कुछ हमारे मार्क्स होते हैं उनको हम ध्यान देना होता है। सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोई भी बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई एंटी सोशल या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, चाहे वो फॉल्स एडवर्टीजमेंट हो, कभी कभार फॉल्स एडवर्टीजमेंट करके भी होता है, कभी फॉल्स प्रॉमिस करके भी होता है ना। फॉल्स एडवर्टीजमेंट, फॉल्स प्रॉमिस, इन चीजों को लेकर के भी होता है। कभी आप क्या कर रहे हो, कहते हैं आपका जो मेजरमेंट है वो गलत कर रखा है, आपने मेजरमेंट गलत कर रखा है, कभी क्वालिटी खराब कर रखी है, यानी कि कोई भी एंटी सोशल ना करे। कभी आप बिना मतलब का आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर रहे हो, अरे सर वो तो सामान ही नहीं आ रहा, उस सामान की तो इतनी डिमांड है क्या बताए। नहीं, तो ऐसे काम नहीं करने की। आप देखो सर, वैसे तो इसी कई सारे दुकानदार ऐसा करते हैं कि सर देखो ऐसे तो ये पीस कोई आ नहीं रहा है, आजकल बहुत डिमांड में है, लेकिन अगर आप 5,000 ज्यादा दोगे तो मैं आपके लिए एडवांस में बुक करके कल तक मंगवा दूंगा। होता ही है हमारे इंडिया में। तो इन चीजों को रोकना। एंटी सोशल प्रैक्टिस इंक्लूड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग का मतलब हो गया जो जमा करके रख लेते हैं, एंड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन में हो गया तुम्हारा मिलावट करना, मेकिंग फॉल्स क्लेम यानी कि फॉल्स एडवर्टीजमेंट करना इन एडवर्टीजमेंट, टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट पीपल ऑफ एन एग्जाम्पल टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैं चैनल का नाम भूल गया हूँ, लेकिन एक चैनल है जो अपने फूड प्रोडक्ट्स के सारे आपने देखे होंगे, वो इंग्रेडिएंट्स को बताते हैं। मैं चैनल का नाम एक्चुअली भूल गया हूँ, इंस्टाग्राम पे भी चैनल आप देख लेना। वो क्या करते हैं, फूड कोई भी जो आपका प्रोसेस्ड फूड है वो उसका पैकेट लेते हैं और इंग्रेडिएंट दिखाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप लोग पढ़ोगे तो जो आपका गुड डे बिस्किट है, जो गुड डे बिस्किट है जो जिसके अंदर वो बोलता है कि भैया आमंड्स है, आमंड बिस्किट के अंदर 0.2% आमंड है। बिस्किट आमंड के नाम पर बिक रहा है लेकिन 0.2% आमंड है, ये उनके पैकेट पे लिखा हुआ है। तो ये यानी कि क्या आप आमंड बोल रहे हो, बोलते रहो कि इसके अंदर आमंड भरे हुए और 0.2%, यानी पूरा क्या भरा हुआ है आपने, मैदा भरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स ही तो हुआ ना। ठीक है, ऐसे कई सारे केसेस है जो आपको मिलेंगे। तो उनका चैनल है, काफी ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं इस बात को। तो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है नहीं होनी चाहिए। बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज इन सच प्रैक्टिस, कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट वगैरह वाला काम नहीं करना चाहिए। आपको अभी एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो गर्ल्स को पता चले समझ में आएगा, वैसे बॉयज को भी पता ही होगा, बट फिर भी एक हमारी ब्यूटी क्रीम आती है दैट वाज फेयर एंड लवली, बट अब ये अपना नाम चेंज कर चुकी है एंड इट इज ग्लो एंड लवली। क्यों? बिकॉज लोगों ने क्लेम कर दिया कि ये फेयर नाम में लगा कैसे सकते हैं, फेयर का मतलब तो गोरा हो गया और ये तो गोरा कर ही नहीं रही है। सो नाउ दे आर सेइंग ग्लो एंड लवली, कि इससे चमक आती है। चमक, इट्स नॉट लाइक ग्लिटर बट एक थोड़ा सा सनशाइन टाइप का एक इफेक्ट आता है। सो हम आपको गोरा नहीं कर रहे, हम आपके ग्लो करवा रहे। समझ में आ गया? तो थोड़ा नाम चेंज करना पड़ गया उन्हें, ये सारी चीजें। अब एक बात बताओ, आपको लेबर जो मिल चाहिए वो कहाँ से चाहिए? आपको सोसाइटी से ही मिलेगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। इंडिया में आज की डेट में एक जो मैं छोटा सा रीजन बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये पूरा करेक्ट है या नहीं है, पहले तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसे थोड़ा मिटा दूं, जगह खाली कर लूँ हमने व्हाइट बोर्ड की मैं। हाँ भाई, इसी को व्हाइट बोर्ड कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो आज की डेट में टेस्ला जो है, अगर वो इंडिया में अपना सेटअप नहीं कर पा रही है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उन्होंने कहा था, टेस्ला वालों ने कहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करेंगे लेकिन हम सेल इंडिया में करेंगे। नाउ द थिंग इज, टेस्ला की जो गाड़ियां होंगी उसे लग्जरी में माना जाएगा, वो लग्जरी प्रोडक्ट हो जाता है और लग्जरी प्रोडक्ट पे 100% टैक्स लगता है। सो दैट मीन्स अगर वो गाड़ी 37 लाख की है आउटर मार्केट में, तो इंडिया में आते आते वो 74 लाख की हो जाएगी, सीधा डबल। और 74 लाख इंडिया वाला पे तो कर देगा, लेकिन इंडिया में कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट कर रहा हूं। टेस्ला क्या कह रहा है कि चाइना से ही अब तो प्रोडक्ट बनाएंगे, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने होल्ड पे डाला कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करते हो तो, क्योंकि भैया आप हमारे देश से इतना पैसा कमा रहे हो, और फिर भी सोचो, अभी भी जो इनका प्लान ये है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे लेकिन सेल्स यूनिट चाइना में डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचोगे तो आपको 37 लाख की बेचनी पड़ेगी। पर अगर आप बाहर से,
यहाँ पर प्रोडक्ट बना, यहाँ से वो प्रोडक्ट बना के ले गए, वो तो कंपनी ने ही अपना प्रोडक्शन डाला, और कहीं और से अगर आप उसे परचेज करते हो तो आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी भी है ही ये प्रॉब्लम, इसी के ऊपर वर्क चल रहा है आई थिंक। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जरूरी है कि कोई भी बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। भाई जहां पर काम मिल रहा है आपको, वहां पर जहां से आपको बिजनेस मिल रहा है, आपको उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। नाउ डेज एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, सबको पता है, ये तो बोलने की बात ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा केस चल रहा है ये तो। पीपल बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करके दो, चाहे वो हैंडीकैप हो चाहे डिजेबल हो, उनके ऊपर भी ध्यान दो और उन्हें भी इक्वली ट्रीट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉय वेलफेयर। ये तो पता ही है, अब सोसाइटी, अब एम्प्लॉयज कहाँ के पार्ट है, सोसाइटी के पार्ट है, तो आपको उनका वेलफेयर तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। वेलफेयर का मतलब क्या, जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे वाटर फैसिलिटी हो, वहां पे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, वहां पे एयर की फैसिलिटी हो, लाइट की फैसिलिटी हो, तो ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि अंधेरे कमरे में डाल दे भट्टी में काम करते रहो, नहीं, ये चीजें नहीं। एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल असेट्स। प्रॉब्लम यही है कि यही चीज कॉर्पोरेट में खत्म हो जाती है। कॉर्पोरेट में कोई भी अपने एम्प्लॉय को वैल्यूएबल असेट नहीं मानता, वो उन्हें लेबर मानते। दैट इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। एम्प्लॉय आर द वैल्यूएबल असेट्स एंड दे मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। बिना एम्प्लॉय के बिजनेस नहीं चल सकता। अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देयरफॉर इज टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, उनके वेजेस फेयर हो। अभी आप लोगों ने उसका इंटरव्यू अगर देखा हो, थोड़ा सा इंस्टाग्राम या उस पे फेसबुक पे बहुत ज्यादा वायरल था। अरे हमारे बोट वाले जो हैं, बोट के जो मालिक है, हाँ नाम आप लोगों को पता है, शार्क टैंक में जो है, मैं नाम भूल गया। अरे ए से ही नाम है ना, नाम भूले, लिटरली नाम भूल गया। उनका एक इंटरव्यू आया था, वो अपने बारे बता रहे थे कि मैं जेबीएल में काम करता था, मैंने जेबीएल वालों को कहा कि भैया मेरे को 50% का इंक्रीमेंट दो। तो वो कहता है अरे नहीं यार 10 से 12% ही मिलेगा। उसने कहा मैंने बिजनेस को आपको 50% बढ़ा के दिया है, तो इंक्रीमेंट 10 से 12 क्यों दे रहे हो। उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है मार्केट में मिलेंगे, फिर मैंने जीबीएल के कॉम्पिटिशन में बोट खोल दी, है ना। तो बेसिक बात ये है ना, आपका एम्प्लॉय वहां काम क्यों करे। आज आपको पता है प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे टीचर है 8-8 हजार 6-6 हजार पे काम कर रहे हैं। टीचर से 8,000 6,000 पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना इंडिया में टीचर बन, मैंने क्या, डॉक्टर दिव्य कीर्ति ने भी यही बात की है कि इंडिया में टीचर बनना सपना नहीं मजबूरी है। कि आप पढ़ चुके हो तो आप लेबर का काम कर नहीं सकते हो, आप पढ़ लिख गए हो तो आप लेबर का काम कर नहीं पा रहे हो, आपको अपनी रिस्पेक्ट भी बचानी है, तो वो मजदूरी कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है 8-8 6-6 हजार पे काम कर रहे हैं। तो फेयर वेजेस देना बहुत जरूरी है। फैसिलिटी सच एज कई सारे, जैसे टाटा ने तो पूरी सिटी बना रखी है जमशेदपुर, तो वो हाउसिंग प्रोवाइड करवाती है, मेडिकल प्रोवाइड करवाती है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाती है, वेलफेयर फैसिलिटीज वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती है टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज। और ये ध्यान, ये जरूरी है एक बिजनेस के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखे। देन कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस आप आज आप लोग देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिजनेसेस जो होते हैं जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सारे जो है इन्होंने पूरे पूरे गांव ले रखे हैं, और ये क्या करते हैं, क्रिकेट टीम्स स्पॉन्सर करते हैं, ये कम्युनिटी के लिए सर्विस करते हैं। बड़े बहुत सारे, चाहे वो, चाहे हमारे ब्रांड हो जाए, चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज हो जाए, चाहे अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये क्या करते हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं। जैसे कि बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। जैसे कि लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है, तो टाटा वगैरह ने क्या कर रखा, पूरी पूरी सिटी बना दी है। रिलायंस क्या करती है अपना, वो कहते हैं उन्हें, अरे अकेडमी वगैरह चलाती है, पूरा का पूरा स्टेडियम बनवा रखा है इन्होंने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनवा रखे हैं। और भी कई सारे कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कहते हैं आपके आर्मी वालों के लिए हो गए, कई तरह का कंट्रीब्यूशन है, कोई हार्ट पेशेंट के लिए कर रहा है, कोई एसिड अटैक पेशेंट के लिए कर रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस दैट दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। और बहुत सारे इन्होंने गांव के गांव भी गोद ले रखे हैं, जहां पर डेवलपमेंट करवाना इन्हीं का काम है। क्लियर। तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या पॉइंट है। मैंने कहा था आज का जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। देखो बिजनेस के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसके अंदर पहला काम ही यही था कि अर्निंग प्रॉफिट। पहला तो सोच ही यही है कि बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाना। पर क्यों कमाना है, बट क्यों, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो
business is established for the purpose of earning profit. I know this. Profit play a very important role. तो क्यों? क्योंकि ये बहुत important role play करता है. The role of profit business can be brought out in the following fact. सबसे पहले सर्वाइवल. देखो कोई भी बिजनेस होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं. पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, तीसरा होता है ग्रोथ. ठीक है. आज की डेट में आपको बहुत कॉमन सी लाइन बताता हूं. अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बहुत कॉमन सी लाइन होती है, अरे यार 6 महीने तो घर से पैसे लगाना पड़ेगा तब जाकर के कहीं बिजनेस चलेगा. तो मैं क्या कह रहा हूं, जब ये मैं बात बोल रहा हूँ कि 6 महीने घर से पैसे चला लगाने पड़ेंगे, इट मीन्स मेरे को पहले बिजनेस से जितना पैसा मिलेगा वो मेरे सर्वाइवल के लिए काम करेगा. किसके लिए काम करेगा? सर्वाइवल के लिए. 6 महीने के बाद मेरी इतनी अर्निंग होगी कि मैं उसे प्रॉफिट कहूंगा, और उसके साल 2 साल के बाद मैं 1 से 2 दुकान, 2 से 3 दुकान खोल लूं. दैट इज माई ग्रोथ. तो 3 स्टेजेस होती है. तो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. एक लंबे टाइम तक अगर बिजनेस को चलना है तो प्रॉफिट उसे कमाना पड़ेगा. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेस इट्स जस्टिफिकेशन. प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, इट मींस कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, इनकम नहीं हो रही, इनकम नहीं हो रही, तो बिजनेस तो बंद होगा ही होगा. सेकेंड, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अगर मुझे बढ़ाना है, अगर मुझे अपना बिजनेस मान लो मैं सिटी ए में करता हूं और मुझे सिटी बी में ऑपरेट करना है, तो अगर सिटी ए से सिटी बी में मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे पैसा तो चाहिए ना, फाइनेंस तो चाहिए. और फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट से ही मिलेगा ना. तो अगर मुझे ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कमाना पड़ेगा. ऑल बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू एक्सपेंड एंड टू ग्रो. जैसे मैं ही चाहता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा चले. चल नहीं रहा वो बात अलग है अभी, पर जब चले तो बहुत ज्यादा चले. तो मैं तो चाहता हूं ना, एक्सपेंड करना तो चाहता ही हूं. फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड. बस शायद इसी वजह से नहीं चल रहा है मेरा, मेरे पास एडिशनल कैपिटल नहीं है. मैं फेस वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं ऑडियो वीडियो बनाता हूं. बट फिर भी चलो जो भी रीजन है उसे साइड में करते हैं. रिटेन्ड अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल. कभी भी बिजनेस बढ़ाना है तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, उससे ही आप बढ़ाते हो. क्लियर? नेक्स्ट, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. पैसा होगा तो आपकी वेस्टेज कम होगी. पैसा होगा तो आपकी वेस्टेज कम होगी क्योंकि आप ज्यादा एफिशिएंट लोगों को काम पे लाओगे. ठीक है. प्रॉफिट इज द पावर विच मोटिवेट्स बोथ द पार्टी, ओनर एंड द वर्कर. जितना प्रॉफिट मिलेगा मैं उतना अच्छा काम करना चाहूंगा, जितनी अच्छी सैलरी मिलेगी वर्कर उतना अच्छा काम करना चाहेगा, टू डू देयर बेस्ट, एज दे नो दैट इन केस ऑफ गुड प्रॉफिट दे विल गेट गुड कंपनसेशन फॉर देयर एफर्ट. शायद इसीलिए इंडिया में अमूल इतनी ज्यादा चल रही है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल. क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने एम्प्लॉयज को भी देती है, तो एम्प्लॉयज भी मन लगा के काम करते हैं. सो इट फाइनली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब कि वेस्टेज कम. अगर आपकी वेस्टेज कम हो रही है और आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो इट मींस आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है. क्लियर? देन अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, आज की डेट में अगर मैं आपको मार्केट से शेयर खरीदने की बात करता हूं, तो अगर मैं बोलूं कि आपको 1000 रुपए के अंदर एक रिलायंस का भी शेयर मिल जाएगा, और 1000 रुपए के अंदर ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी 1 मंथ पहले ओपन हुई है, और उसका मैं आपको कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं दिखा सकता, तो आपको कहां लगता है पैसा कहां ज्यादा सिक्योर होगा? ऑफ कोर्स रिलायंस में. क्योंकि आप क्या देखोगे, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे, देखोगे कि यार ये लोगों को अपना प्रॉफिट निकाल के दे रही है. इसकी तो गारंटी नहीं प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है, तो अभी जनरेटिंग स्टेज में ही है. तो अगर आपका बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो उससे मार्केट है, उसकी प्रेस्टीज बनती है, इज्जत, उसका नाम बनता है, रिकॉग्निशन बनती है. जैसे मेरे एरिया में एक रेस्टोरेंट है लवकुश के नाम से. भाई साहब मैं बचपन से देख रहा हूँ उसी रेस्टोरेंट को, और आज की डेट में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है. तो उसने कैसे इतना बड़ा किया होगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाया होगा, अपना नाम बनाया, प्रेस्टीज बनाई, क्योंकि इतनी ज्यादा चल रही है उसकी दुकान पर, हमें भीड़ दिखती है. फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी बिजनेस हैज टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न. एंड इसका एक मतलब ये भी है कि उनकी मिठाई जो लेकर के जा रहा है वो कस्टमर अनसेटिस्फाइड नहीं है. अगर अनसेटिस्फाइड होता तो दुकान पे रिटेन्ड रिपीट नहीं होता है ना. तो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो सारी पार्टी जो है सेटिस्फाई है. इट हैज टू सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस टू कस्टमर. एडुकेट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, यानी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी अच्छी दे रहे हो और मार्केट में लोगों के लिए प्राइस भी अच्छा रखा हो. टू पे सफिशियंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की बात पे आ गए ना. एंड ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली इफ अ बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट. एक बिजनेस अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही होगी तभी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे पाएगी,
तभी अपने एम्प्लॉयज को अच्छा सैलरी दे पाएगी, लॉस में थोड़ी ना अच्छी सैलरी दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। कोई दिक्कत? आई होप समझ आ गया होगी। प्रॉफिट का क्या काम है? प्रॉफिट के 4 काम हमने पढ़े। पहला सर्वाइवल, दूसरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तीसरा हमने कहा कि एफिशिएंसी, और चौथा हमने कहा प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा आज, बस मैं इस चार्ट को हल्का सा समझा दे रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास में अगर आप ये चार्ट आज समझ लेते हो तो अगली क्लास में हम इस चार्ट की डिटेल में स्टडी चालू कर देंगे। हम बिजनेस के बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं, प्रोफेशन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बिजनेस को दो पार्ट में बांटा जाता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, हमने पढ़ा था ये, ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़े थे। अब इंडस्ट्री के अंदर हमारे क्या होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। प्राइमरी में हमने दो तरह के पढ़े, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के। यहाँ से देख रहे हो प्राइमरी चालू हो रहा है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, और टर्शरी में वो सारी चीजें आती है जो कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है। ट्रेड में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक देश के अंदर, एक देश के बाहर, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में अपने पास होलसेल और रिटेल होता है, और एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट होता है। ये सारे नाम आप अच्छे से कर लो अभी। अगली क्लास में हम इस वीडियो के अंदर जो है, अगला जो हमारा पार्ट 6 आएगा, उसके अंदर हम इन बिजनेस एक्टिविटीज को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने कहा ना 2-3 पार्ट जो है अभी और लगेंगे इस पीरियड, इस चैप्टर को खत्म होने में। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो और मैं भी ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता। मैं 1-1 घंटे की भी वीडियो बना सकता हूँ, पर फायदा नहीं है उतना, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी छोटी छोटी हाफ एन आवर या विद इन हाफ एन आवर की वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। बाकी इसी के साथ हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 1 के हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अकाउंट क्लास 11 का भी आपको, मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 उसमें स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहां से देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर लगता है कि आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए तो शेयर करो। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस, और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इन द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये कमेंट बॉक्स प्लीज यूज करो और मुझे बताओ इफ आई कैन इम्प्रूव, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, प्लीज डू टेल मी। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, बी सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।